हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, आज एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के अकाउंट्स से रिलेटेड ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 128 टू सेक्शन नंबर 138 ना। सेक्शन नंबर 128 टू सेक्शन नंबर 138। ये कितने सेक्शन होते हैं बच्चों? सब बच्चे बोलेंगे कितने? 10, 9। ये सेक्शन होते हैं 11। कैसे? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। कैलकुलेशन समझानी पड़ रही है क्या? ये सुन नो, सही? पक्का? चलिए, तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसे ही रखते हैं याद। ठीक है, चलिए, ये तो था हंसी मजाक। चलिए अब बातों को पढ़ते हैं। आइए अब सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का कि क्या क्या पढ़ा जाएगा। सेक्शन नंबर 128 एंड 129 किस बारे में बात करेगा? क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कैसे कैसे मेंटेन करने हैं। ट्रू एंड फेयर बेसिस पर होने चाहिए, आपके डबल एंट्री सिस्टम पर होने चाहिए, अक्रूवल बेसिस पर होने चाहिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर री ओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ अकाउंट्स, कोर्ट्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर हम अपनी बुक्स को दोबारा ओपन करेंगे, दोबारा री ओपन करेंगे। एक बार जो बुक्स क्लोज हो चुकी होंगी उन बुक्स को दोबारा से ओपन किया जाएगा। किसके ऑर्डर पर? कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर इसको ओपन किया जाएगा। 131 हम लोग करेंगे वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ अकाउंट्स। कभी कभी अपने दिल में ख्याल आया, यस, कि यार कंपनी के अकाउंट्स जो है ना गलत तरीके से बना दिए, कंपनी के अकाउंट्स जो है गलत तरीके से बना दिए, तो इसके लिए अपने मन के ख्याल को भी पूरी छुट्टी दी गई है कि यस आप सोचो और रिवाइज कर लो, नो टेंशन। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। 132 133 आपका नफरा, नफरा, नफरत की दुनिया नहीं, नफरा मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, इसको क्या क्या पावर्स दी गई हैं और सीजी को क्या क्या पावर्स दी गई हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने में। ये सेक्शन 133 और 132 आपका नफरा से रिलेटेड सेक्शंस कहा जाएगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बोर्ड रिपोर्ट। ओहो, सबसे बड़ा टॉपिक है बच्चों। इतना बड़ा टॉपिक है कि आपकी पूरी बुक में ही इतनी बड़ी बातें, 5-6 पेज आपको आराम से समझने पड़ेंगे कि क्या है, बट हम इसको समराइज वे में कर देंगे एकदम, नो टेंशन। नेक्स्ट आता है आपका सीएसआर। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहता है? हर कंपनी की कुछ ना कुछ सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस कंपनी को फुलफिल करनी चाहिए। जैसे पार्क बनवा दिए, ठीक है, बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया, अपने पीने के पानी के लिए अच्छा एक कहीं पर आरओ वाटर का आपने कैंप लगवा दिया अच्छा सा, वहाँ पर एक प्लांटेशन करवा दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, यस, गंदी बस्तियों की सफाई करा दी। ऐसी बहुत सारी बातें आपके सीएसआर में। गंगा मैया की सफाई करा दी, यस, वो सारी बातें आपके सीएसआर एक्टिविटी में। नेक्स्ट आएगा राइट ऑफ मेंबर। मेंबर्स के क्या राइट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार के पास कैसे फाइल करेंगे, ये 137। और मेंबर्स के राइट है वो 136। एंड लास्ट वन इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होती है, कौन कर सकता है? सीए, सीएस, सीएम में कर सकता है क्या? प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीएम में कर सकता है क्या, या कोई और भी कर सकता है? इसी विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे इस टॉपिक। क्लियर? तो अपने को कितने टॉपिक करने हैं, कितने सेक्शन करने हैं? 11 सेक्शन हमें करने हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं सेक्शन नंबर 128। ये क्या कहता है? इंट्रोडक्शन बता रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट किसके लिए बनाई जाती है नॉर्मली? कंपनी अपने लिए तो बनाती है, लेकिन कंपनी जो बनाती है उसको किसके लिए बनाया जाता है? इंफॉर्मेशन देने के लिए। किसको? इनको, शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया जाता है। यस, उनको बता सके भैया हमने पूरे साल साल ये काम किया है,
ताकि उनको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाए, डायरेक्टर्स ने क्या क्या काम किया है इस बारे में पता चल जाए। तो ये सारी बातें कहाँ पर आएंगी, ये सारी बातें इसी सेक्शन में आने वाली हैं। क्लियर। तो हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। एक बार चार्ट को ओवरव्यू कर लेते हैं, आसान हो जाएगा चलना। कंपनी क्या कहती है, कंपनी शेल प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी बात करेंगे तीनों चीजें क्या क्या होती हैं, किस बेस पर बनाई जाएगी, अक्रूवल बेसिस पर और डबल एंट्री सिस्टम। अक्रूवल एंड डबल एंट्री सिस्टम। अक्रूवल बेसिस क्या रहता है, जहां पर कोई चीज ड्यू हो जाती है हम तभी एंट्री कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम वेट करें उसका कि वो रिसीव हुई है या पे हुई है, एक्चुअली में नहीं। जहां पर कोई चीज ड्यू होते ही हम लोग एंट्री कर लेते हैं, उसको बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। अब कह रहे हैं ये जितनी भी बुक्स बनाई जाएंगी ये कहाँ पर रखी जाएंगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जानी चाहिए, आरओ में रखी जानी चाहिए। आरओ समझते हैं ना, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जानी चाहिए, या किसी और जगह भी रखी जा सकती है, बिल्कुल रखी जा सकती है। क्या यूएसए में रखी जा सकती है, आंसर इज नो, इंडिया में ही रखी जानी चाहिए। एनी अदर प्लेस इन इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड, यस 100%। कह रही जी बुक्स ऑफ अकाउंट ये देख कौन सकता है, ओनली एंड ओनली डायरेक्टर चेक कर सकता है, किसी और को चेक करने की नीड नहीं है। इंस्पेक्ट करने की अथॉरिटी किसको दी गई है, केवल और केवल डायरेक्टर्स को दी गई है। हाँ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं, हम लोग करेंगे आराम से, ठीक है। कह रहे कितने सालों तक रखनी है, 8 सालों तक रखनी है, मेन मेन यही पॉइंट है। हम कुछ प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं, व्हाट विल हैपन देन, कुछ प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं तो अपन फाइन लगाएंगे, कितना अपने ऊपर फाइन लग जाएगा, कितना 50,000 से 5 लाख रुपए तक, या दोनों भी लग सकती हैं, और जेल की सजा भी खानी पड़ सकती है, कितने समय की, 1 साल की, 1 ईयर तक आप जेल भी जा सकते हैं। बात समझ आया, सिंपली अक्रूवल बेसिस पर, डबल एंट्री पर, रजिस्टर्ड ऑफिस में कहीं और भी, यस 8 सालों तक, यस। इंस्पेक्शन कौन करेगा, ओनली डायरेक्टर। क्या कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास 70% हिस्सेदारी है, क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है, आंसर इज नो। क्लियर, मजेदार है। चलिए इन्हीं बातों को पढ़ते हैं, करते हैं अच्छे से तैयार। जनरल रिक्वायरमेंट क्या कहती है, एवरी कंपनी पब्लिक प्राइवेट कुछ भी, एवरी कंपनी चाहे वो कोई भी हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, हर एक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखेगी हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, रिकॉर्ड रखेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेगी हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। क्या रखेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट जितनी भी जरूरत है उनको रखेगी, रेलिवेंट बुक्स जितनी भी जरूरत है उनके रिकॉर्ड्स रखेगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रखेंगी। अभी बता रहे हैं रे कि ये सब क्या होती हैं, अभी थोड़ा सा तो वेट कीजिए, थोड़ा सा तो सब्र कीजिए, ठीक है। चलिए बात समझते हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट कैसी होनी चाहिए, शेड प्रोवाइड ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ऐसा क्यों लिखा हुआ है। These books of accounts should give a true and fair view of the state of the affairs of the company. कंपनी को जो भी अपने अकाउंटिंग जो भी बुक्स रखनी है वो किस बेसिस पर रखनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू पर रखनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू पर मतलब जैसा जैसा हमको डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ही हम लोगों ने अपनी ये बुक्स रखी हुई हैं, और ये ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर व्यू का मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। ये करेक्ट व्यू क्यों नहीं, फेयर व्यू का मतलब है कि यस ट्रू एंड फेयर व्यू, हमने अपनी तरफ से पूरी संभव प्रयास किया है कि हम इस काम को अच्छे से रख पाए, इन बुक्स को अच्छे से रख पाए, लेकिन फिर भी कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, फिर भी कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है। अगर ये लिख दिया करेक्ट व्यू तो इसका मतलब दे आर 100% ओके, उनमें कहीं कोई गलती नहीं है, तो ऐसा लिखने की गुंजाइश नहीं बनेगी। क्लियर, ध्यान रखेंगे क्या रखनी है, ट्रू एंड फेयर, एग्जाम में लिखेगा ट्रू एंड फेयर। क्लियर, चलते हैं आगे। इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस या ऑफिस, एक ब्रांच ऑफिस है तो उसकी भी ऐसी रखनी है, 10 ब्रांच ऑफिस है उनकी भी ऐसे ही रखनी
एंड एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन्स अफेक्टेड बोथ एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिससे इफेक्ट होता हो कहां पर, आरओ एज वेल एज ब्रांच में, तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन भी पूरा एक्सप्लेन की जानी चाहिए। क्लियर, बात समझ आती है? बिल्कुल समझ आती है, 100% समझ आती है। चलिए आगे क्या रखा जनरल रिक्वायरमेंट, नॉर्मली एक ही बात, प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से, एवरी फाइनेंशियल ईयर, ऐसा नहीं 2018 में बना दी तो 19 में नहीं बनानी है, 20 में बना दी तो 21 में नहीं बनानी है, अरे सर कोरोना आ गया था क्या करें, ऐसा नहीं, बनानी तो है ही। हर साल की आपको, हर फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आपको, हर फाइनेंशियल ईयर की बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आपको बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं। क्लियर? ओके, चलिए। दीज बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी केप्ट ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या होता है, अभी तो बताया था यार, अभी तो बताया अक्रूवल बेसिस क्या होता है। एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जहां एक पार्ट डेबिट रहता है, एक पार्ट क्रेडिट रहता है, ठीक है। एंड अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, जहां पर एंट्री की जानी चाहिए ओनली ऑन ड्यू बेसिस, कि कोई इनकम ड्यू हो गई है एंट्री कर लो, कोई एक्सपेंस ड्यू हो गया है एंट्री कर लो। डोंट वेट फॉर एक्चुअल रिसीट और एक्चुअल पेमेंट, मतलब पे हुआ है नहीं हुआ है एंट्री कर लो, इनकम रिसीव हुई है नहीं हुई है इसकी एंट्री कर लो, ऐसे बोला गया, ऐसा ही बोला गया। अक्रू हो गए हैं तभी उनकी एंट्री कर लो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, एज ऑफ। बात समझ आता है? चलिए फिर भी एक बार और अच्छे से बुक से भी पढ़ लेते हैं सर। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग assumption फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बनाने का तरीका है और उसके लिए एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगाया जाता है अक्रूवल बेसिस। एक कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द फोर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उनमें से चार में से एक है, क्या कहता है, रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंस एज दे अकर, एज दे अक्रू, जैसे ही वो अक्रूड होते हैं, जैसे ही वो ड्यू होते हैं वैसे ही उनकी एंट्री कर लेनी चाहिए, डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। अभी आपको पता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, रिसीव हुए हैं नहीं हुए, नो टेंशन, उनकी एंट्री कर ली जानी चाहिए। क्लियर? ऐसे ही डबल एंट्री सिस्टम आपका क्या कहता है, मेथड रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन इन विच एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट। अभी आपको पता है, इन विच एवरी ट्रांजेक्शन हैव ए डुअल एस्पेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। therefore needs to be recorded in at least two accounts। टू अकाउंट्स मतलब एक अकाउंट डेबिट, दूसरा अकाउंट क्रेडिट, तो ये एंट्री होगी 100% दो जगह पर। सेम एंट्री, एक डेबिट में अगर 5000 की एंट्री कर रहे हैं तो एक साइड डेबिट और 5000 की एंट्री एक साइड क्रेडिट होगी। इट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट। जैसे बात करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट, इट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? सेम अमाउंट डेबिट, सेम अमाउंट क्रेडिट। ओके, डबल एस्पेक्ट इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बिजनेस के लिए किया जाता है। यस, 100% इफेक्टिव कंट्रोल तो रहता ही आपका जब आप एंट्रीज को कर लेते हैं। ऑल द बुक्स अकाउंट मस्ट बैलेंसेस, सब एंट्री बराबर रहेंगी, 5000 की 5000 की, 50,000 की 50,000 की, तो आपके अकाउंट हमेशा इक्वल रहेंगे ना, डेबिट पोर्शन भी उतना ही और क्रेडिट पोर्शन भी उतना ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कहते हैं, सेक्शन 2 क्लोज 13 में बताया हुआ है। सेक्शन 2 क्लोज 13 है बच्चों, ध्यान रखना, सब सेक्शन नहीं है प्लीज। क्या कह रहा है, इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मनी ऑफ ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, मतलब
खर्चा कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, इन रिलेशन टू विच द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, जितना भी पैसा आया उस पैसे को रिसीव किया और खर्चा किया, कंपनी ने कहाँ कहाँ किया, जिस पे जैसी भी रिसीट आई और एक्सपेंडिचर जैसे भी हुआ, तो इसके लिए क्या बनता है, इसके लिए बनता है बच्चों कैश बुक। क्या बनता है, कैश। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंपनी, कंपनी ने क्या दी है, सेल और परचेज किया, गुड्स का और सर्विसेज का, तो क्या बना दें, अरे क्या बना दे, सेल और परचेज के लिए क्या बनता है, सेल्स बुक परचेज बुक, ऐसा बनता है क्या, यस। ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है यार, इसी में तो दिखाई जाती है। एंड द आइटम ऑफ कॉस्ट एज में प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट बताता है कि जो कंपनी भी कोई कॉस्ट, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कोई चीज, तो उसकी क्या आइटम की जो कॉस्ट है वो भी बताई जानी चाहिए इस सेक्शन के अंदर। क्लियर करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट तो इस चीज को बोलते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, बुक्स ऑफ अकाउंट। अब कुछ और हम भी पढ़ कर आए थे, बुक्स एंड पेपर एंड बुक्स और पेपर को भी बात कर लेते हैं आसान। बुक्स एंड पेपर और बुक्स ऑफ पेपर क्या कहते हैं, बुक्स एंड पेपर इंक्लूड सेक्शन 212, अगेन ध्यान, सेक्शन 212, 212 मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 12, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 नो, सेक्शन 2 क्लॉज 12 इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, यस बुक्स ऑफ अकाउंट इसमें तो शामिल है ही, मतलब ये वाली चीज इसमें शामिल है, ये सुन लो। अगर मैं कहूं ये ए है और ये बी है, बी में ए शामिल है या ए में बी शामिल है, इस ए में ये बी तो शामिल है ही, यस तो क्या कहते हैं, इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, यस ये बुक्स ऑफ अकाउंट ये सब बुक्स, एंड डीड्स, डीड्स जो भी डीड हुई है, पार्टनरशिप डीड हुई है या जो भी रिटर्न अग्रीमेंट हुए हैं किसी भी पार्टी के साथ, वो सारे रखे जाने चाहिए एक फाइल में। वाउचर्स, आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, बाहर से कुछ परचेज करके लाते हैं, ये पेन परचेज करते हैं, कैमरा परचेज करते हैं, एसी परचेज करते हैं, वाउचर बनते हैं ना, उन सब चीज़ों को रखा जाना चाहिए। सेल करते हैं उनका भी वाउचर रखते हैं क्या, 100% रखा जाता है। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट बनता है, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बनता है कंपनी में, वो सारा रखा जाना चाहिए। मिनट्स, मिनट्स बुक तो सेक्शन 118 में अच्छे से पढ़ लिए होंगे कि मिनट्स बुक क्या होती है, एक समरी लिखी जाती है मिनट्स की, यस उसको बोला जाता है। एंड रजिस्टर्स मेंटेन ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी रजिस्टर बनाती है कंपनी, किसका रजिस्टर बनाती है, याद है सेक्शन 88, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, वो सब रजिस्टर कहाँ पर रखे जाने चाहिए, पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फॉर्म में रखे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाने चाहिए। तो ये सारी बातें क्या बताई गई, ये सारी बातें यहीं पर बताई जाती है, बुक्स एंड पेपर में क्या क्या आपका शामिल होगा। क्लियर, डन, पक्का, चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहे जी बुक्स ऑफ अकाउंट को रखने की जगह क्या होनी चाहिए, यह बड़ी अच्छी बात है। अरे घर, घर किसके लिए होता है, घर वालों के लिए होता है, ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट किसके लिए है, कंपनी के लिए। कंपनी का घर कौन सा है, मेन हेड ऑफिस, हेड ऑफिस मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, यस बिल्कुल हेड ऑफिस में रखी जानी चाहिए। लेकिन अपन कहें सर अपन हेड ऑफिस के अलावा कहीं और भी रख सकते हैं क्या, आंसर इज यस, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और भी रख सकते हैं क्या, आंसर इज यस, लेकिन इंडिया में ही रखेंगे और अप्रूवल ले लेंगे किसकी, डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर अगर डिसाइड करेंगे कहीं और रख सकते हैं तो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन रखने के लिए जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के विद इन 7 डेज अपने को किसको बताना पड़ेगा रे, अपनी मम्मी को। मम्मी बोले तो रे रजिस्ट्रार या, रजिस्ट्रार को अपने को हर बात बतानी पड़ती है, इसके लिए इट इज लाइक ए मम्मी टू द कंपनी, कंपनी के लिए मम्मी की तरह से ही है। अपन अपनी क्लासेस में बहुत करते हैं कि अगर कोई रजिस्टर, कोई बात बतानी है किसको, रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार क्या है, रजिस्ट्रार को हर छोटी से छोटी बात बताते हैं
जैसे हम अपनी मम्मी को हर छोटी छोटी बात बताते हैं, मम्मी आज मैं मूवी देखने जा रहा हूँ फ्रेंड के साथ, मम्मी आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मम्मी आज मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा, मम्मी आज ये है, मम्मी आज वो है। तो मम्मी को हम हर बात बताते हैं ना, वैसे ही हम रजिस्ट्रार को जो बताते हैं वो हर बार बताते हैं। तो रजिस्ट्रार को हर बार बतानी नीड है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है जो कंपनी को फुलफिल करनी ही चाहिए। ध्यान से देखिए, हर कंपनी प्रिपेयर करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर एलिमेंट बुक्स एंड पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी नहीं करें, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे आने वाला है कि क्या क्या आते हैं, इसमें क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, सीएफएस, ये सब आएगा। एडिट रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखनी चाहिए, नंबर एक बात तो रखनी चाहिए आर पर ही, लेकिन क्या हम कहीं और भी रख सकते हैं, एनी अदर प्लेस, यस रख सकते हैं, एनी अदर प्लेस पर रख सकते हैं, लेकिन वो प्लेस कौन सा होना चाहिए, इन इंडिया होना चाहिए, और डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन ले लिया हो तभी ठीक है। और डिसीजन लेने के 7 डेज के अंदर अंदर कहाँ बता दिया हो, अरे रजिस्ट्रार को बता दिया हो, नोटिस फाइल कर दिया हो एओसी 5 में, रे एओसी 5 में क्या कर दिया हो, नोटिस बता दिया गया हो कि हम इस बुक्स को अब अपने इस जगह पर रख रहे हैं, एड्रेस की डिटेल दे देनी। फर्स्ट थिंग कहाँ पर रखनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन प्रोवाइडेड ऑल और एनी ऑफ द बुक्स अकाउंट में बी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया, इंडिया में ही रखा जाना चाहिए, एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करें, वेयर सच डिसीजन इज टेकन बाय द बोर्ड, अगर डिसीजन ले लिया है बोर्ड ने कि कंपनी का जो है अकाउंट्स बुक, पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कहीं और रखने जा रहे हैं, कोई बात नहीं रखो, लेकिन कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर एक एओसी 5 में एक फाइल करने पड़ेगा, इसके पास रजिस्ट्रार के पास, उसमें फुल डिटेल होगी एड्रेस की, फुल डिटेल होगी एड्रेस की, वो उसको बताई जानी चाहिए। किसको बताई जानी चाहिए, किसको बताई जानी चाहिए, रजिस्ट्रार को बताई जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा मजेदार। नंबर एक कंपनी है डीपी लिमिटेड, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई, इसके जो बुक्स एंड पेपर हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहाँ पर रखनी चाहिए, कहाँ पर रखी जानी चाहिए, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई। केस नंबर फर्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखी जानी चाहिए, मुंबई में ही रखी जानी चाहिए। क्या मुंबई से दिल्ली भी रखी जा सकती है, क्वेश्चन मेरा, क्या मुंबई के अलावा दिल्ली में भी रखी जा सकती है या मुंबई में ही रखी जाएगी। केस नंबर फर्स्ट, मुंबई में रखी जाएगी हमें, क्या दिल्ली में भी रखी जा सकती है, रखी जा सकती, कैसे रखी जाएगी, यस रख लो, लेकिन बीओडी, बीओडी दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या लेने, डिसीजन लेने हैं, मतलब डिसीजन कैसे लेते हैं, अपनी मीटिंग बुलाते हैं, आपस में डिसीजन लेते हैं, और इस डिसीजन के 7 डेज में इंफॉर्मेशन दे दें किसको, रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को जो इन्फॉर्मेशन दे वो किस में दें, एओसी, सिंपल, नोट डाउन कर लो। मुंबई में रखी है, दिल्ली में रखी जा सकती है, रखी जा सकती है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेंगे इस रिगार्डिंग, वो डिसीजन तो ले लिया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देंगे, क्या, एओसी 5, एओसी बोले तो एकेडमी ऑफ कॉमर्स नहीं, एओसी मतलब बोले तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का रजिस्टर बनता है एओसी 5, इसके लिए बात करते हैं, क्लियर, तो एओसी 5 मतलब अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, क्लियर, डन, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कहाँ पर रखेंगे, अब ये तो था मुंबई, ये था दिल्ली, मैं कहता हूं इंग्लैंड में रख लें क्या, आंसर इज नो, नॉट टू बी अलाउड, ओके, ठीक है, चलते हैं आगे, टॉपिक को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट, अच्छा है टॉपिक, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलिए केवल इसी टॉपिक को पढ़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से पहले।
कह रहे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन ई फॉर्म, ई फॉर्म में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, ऑप्शन रहता है कंपनी के पास, जैसे चाहे वैसे रख ले, फिजिकल फॉर्म में भी रख सकती है, ई फॉर्म में भी रख सकती है, नो टेंशन। चलिए बात करते हैं, कंपनी हैज एन ऑप्शन, ऑप्शन है, चाहे तो रखे, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे या नहीं करे कंपनी ने देखना है, ठीक है। कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रेलिवेंट पेपर इन ई मोड एज रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है क्या? मैनर, तरीका, ये सब बताता है। सच बुक्स ऑफ अकाउंट अदर पेपर्स और रेलिवेंट मेंटेन इन ई मोड शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया, इंडिया में एक्सेसिबल होनी चाहिए, इंडिया में हम उसको एक्सेस कर पाए ऐसे रखे जाने चाहिए ई मोड में, सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, यस सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए हम उसको यूज कर पाए, सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम उसको अपने इंडिया में ओपन कर पाए, इंडिया में देख पाए, तो ये इंफॉर्मेशन, ये बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे रखी जानी चाहिए। कैसे रखी जानी चाहिए? दूसरा नंबर, जो इंफॉर्मेशन रखी गई है वो वैसे ही रखी जानी चाहिए, ई फॉर्म में भी उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके में, उसी प्रकार से, उसी एकदम शिद्दत से रखे जाने चाहिए जिस शिद्दत से आपने फिजिकली रखे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिकॉर्ड, अगर अब आप उस रिकॉर्ड को ओरिजिनली जिस प्रकार से रखते हो उसी प्रकार से वो इंफॉर्मेशन रखी जानी चाहिए। ओके, रख लेंगे सर, चलिए पता। रिकॉर्ड शैल बी रिटेन्ड कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड, जैसे बनाए गए थे ओरिजिनली वैसे ही रखे जाने चाहिए, उनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। सेंट और रिसीव्ड और इन फॉर्मेट विच दे शैल प्रेजेंट एक्यूरेटली द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, क्या कर रहे हैं, जिसमें भी ओरिजिनली बनाई गई थी भेजी जानी चाहिए, रिसीव की जानी चाहिए, और इन अ फॉर्मेट विच शैल प्रेजेंट एक्यूरेटली द इंफॉर्मेशन जनरेटेड, कह रहे हैं या इस फॉर्मेट में बना लो जिससे, उस फॉर्मेट में बना लो जिससे इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेटली मिल सकती हो, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको फटाक से इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपने क्लिक किया और एट ए ग्लांस यू विल रिसीव द इंफॉर्मेशन, इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। sent or received and the information contained in e-records shall remain complete and unaltered, मतलब जब भी बने 100% पूरे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, अनऑल्टर्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज कर दिया और रख लिए। ओरिजिनल में आपके पास फिगर आ रही है 1000, ऐसे नहीं आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने हो तो उसमें फिगर रख रहे हो 10,000, आंसर इज नहीं रख सकते, अनऑल्टर्ड रखनी चाहिए, जैसे ओरिजिनल थी वैसे ही रखी जानी चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कह रहे जी, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफिस शैल नॉट बी ऑल्टर्ड, ब्रांच ऑफिस से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी ऑल्टर्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसी है वैसी ही रखी जानी चाहिए, और उसी तरीके से रखी जानी चाहिए जैसे, अरे यार, जैसे वो मिली थी, मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिली कोई, हमारी ब्रांच है मुंबई, उस मुंबई ब्रांच से दिल्ली है हेड ऑफिस, उस दिल्ली हेड ऑफिस को कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना मिली, तो क्या करें, उस सूचना को उल्टा पुल्टा कर दिया जाए, आंसर इज नो, जैसे वो मिली थी वैसे ही ओरिजिनली उसको रखा जाना चाहिए। कैसे रखा जाना चाहिए चलिए बता देता हूँ। सपोज एक सॉफ्ट कॉपी आती है हमारे पास, ठीक है, उस सॉफ्ट कॉपी में लिखा हुआ है कंपनी ने इतने करोड़ का टर्नओवर किया और कंपनी अब की बार ये डिविडेंड बांटने वाली है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, तो वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज आप प्रिंट आउट निकालें, अपने फाइल में रख दिया केस नंबर 1, ये तो हो गया ओरिजिनली। आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं करें, अपने सिस्टम में वैसे ही रखी रहे जैसे वो आई है, यार उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। नेक्स्ट करिए जी, आपने इंफॉर्मेशन जो बनाई है वो डिस्प्लेड होनी चाहिए किसमें, लेजिबल फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में, आपने जो इंफॉर्मेशन रखी हुई है अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में, वो लेजिबल फॉर्म में रखी जानी चाहिए। क्या कर रहे हो सर? ये बता रहा हूँ, रिकॉर्ड ऐसे रखी हो तो आपको समझ आ जाएगी क्या? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फैन, इसको बोलते हैं, क्या है ये?
ऐसे नहीं चलेगा ना, इट शुड बी इन ए लेजिबल फॉर्म, पढ़ने योग्य होनी चाहिए। अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी ये लिखा, लेजिबल है, पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है, ऐसे ही रखी जानी चाहिए, मतलब इट शुड बी इन ए लेजिबल फॉर्म, आप पढ़ सकें वैसे रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर शेल बी ए प्रॉपर सिस्टम, और स्टोरेज के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। यस, आप उसको स्टोर कर पाए कहीं पर भी, अपना हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, एनी अदर मोड में आप उसको अच्छे से रख पाए, रिट्रीव कर पाए, वेन एवर यू नीड द इंफॉर्मेशन इट शुड बी रिट्रीव। यस, रिट्रीव हो जानी चाहिए, आपने बनाई उसको रखा, अब ओपन करना चाह रहे हैं फाइल, हो नहीं रही है, फाइल करप्ट हो गई रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन ए रिट्रीवल मोड। डिस्प्ले कर सकें, यस, प्रिंट आउट निकाल सकें, कुछ भी देख सकें, यस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज द ऑडिट कमेटी और द बोर्ड में डीम अप्रोप्रिएट एंड सच रिकॉर्ड शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ और रेंडर्ड अनयूजेबल अनलेस परमिटेड बाय लॉ। ओके, क्या करें, वो जो आपने बनाकर रखी हुई है इंफॉर्मेशन, वो आपको संभाल कर रखनी पड़ेगी, चाहे ऑडिट कमेटी कहे या अगर बोर्ड है तो वो बोर्ड कहे, या अगर बोर्ड है तो बोर्ड कहे, या बोर्ड है और ऑडिट कमेटी, इन दोनों में से एक रहता है क्या? यस, ऑडिट बोर्ड तो होगा ही, ऑडिट होगा, ऑडिट कमेटी हो सकता है नहीं हो, इसीलिए लिखा हुआ है इफ एनी, इसके लिए ऑडिट कमेटी सब जगह मैंडेटरी नहीं होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं अपना, एक बार सेक्शन अच्छे से करेंगे अपना ऑडिट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में उसको अच्छे से क्लियर करें। चलिए, क्या कहता है नेक्स्ट, रिकॉर्ड जो है डिस्पोज ऑफ नहीं कीजिए, मतलब एक बार कूड़ेदान में फेंकने चाहिए, डस्टबिन में नहीं फेंकने, खराब नहीं करने, ठीक है, बिल्कुल नहीं करने, जब तक कौन परमिट ना कर दे, लो परमिट ना कर दे, याद है क्या? वैसे हम फिजिकल रिकॉर्ड रखते हैं कितने सालों तक, 8 सालों तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमें कब रखने हैं, जब तक हमें रिकॉर्ड के खत्म करने के लिए, रिकॉर्ड और डिस्पोज ऑफ करने के लिए परमिट नहीं करते, कौन, लो परमिट नहीं करते, तब तक आपको रखने ही रखने हैं, नो टेंशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बैकअप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर एलिमेंट्स पेपर कॉपी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग एट प्लेस आउटसाइड इंडिया इफ एनी। कह रही यस, आपको बैकअप लिए जाना चाहिए, बैकअप क्या होता है, आज हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाई, ठीक है, उनका बैकअप ले, उनको एक सेफ गार्ड कर लिया, इन एनी केस आर सिस्टम क्रैश वी हेल्प विल हैव एनी अदर ऑप्शन इन अदर सिस्टम, मीन्स ए सेकेंड कॉपी, सिंपली बैकअप मीन्स ए सेकेंड कॉपी रखा हुआ है, कह रहे हैं कि वो आप मेंटेन करें ई मोड में, नो टेंशन, इंक्लूडिंग ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया से बाहर भी रख सकते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं, आप इंडिया से बाहर भी रख सकते हैं, इफ एनी, अगर इंडिया से बाहर आपका कुछ सिस्टम है तो आप वहां भी रख सकते हैं, शेल बी केप्ट इन सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया, ई मोड में रख सकते हैं, शेल बी केप्ट इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन ए पीरियडिकल बेसिस, आप इंडिया में जो सर्वर इनके हैं उन पर रखेंगे, लेकिन पीरियडिकल बेसिस पर, इतने समय के लिए हम इंडिया में रख रहे हैं, ठीक है, फिजिकली जो लोकेटेड है सर्वर, उतने समय के लिए हम यहाँ पर रख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, कंपनी इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को क्या, एनुअल बेसिस पर टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइल करते हैं, ठीक है, उस समय पर बताएगी, इंफॉर्मेशन देगी क्या, कि कौन कौन हमारे इंफॉर्मेशन कैसे कैसे हमने रखी हुई है, इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन किस बात की, सर्विस प्रोवाइडर की, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एयरटेल है, वोडा है, और आपका जियो है, या कुछ और है, या कोई और है, आपने अपना पर्सनल दिया हुआ कुछ भी, वट एवर, उसकी डिटेल आपको दे जानी चाहिए, सबसे पहले तो नाम दिया जाएगा, फिर आईपी एड्रेस दिया जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑर्डर, सो दैट कंपनी कैन फाइंड कि आपकी डिटेल्स कौन से सर्वर के थ्रू आ रही है, लोकेशन इंडिया में है कि कहाँ है, ये सारी डिटेल आपको बताई जानी चाहिए, और अगर क्लाउड पर रखते हैं, क्लाउड तो समझते हैं ना, बादल बादल बादल, अरे कुछ इंफॉर्मेशन आजकल क्लाउड पे रखी जाती है, क्लाउड समझते हैं ना,
नहीं समझते? चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं एआईएस की। क्लाउड बेस, अगर आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं क्लाउड पर, जैसे आप गाना सुनते हैं गाना ऐप पर, गाना सुनते हैं क्या? आप क्लिक करते हैं, गाना सुनते हैं, तू है मेरी किरण, क्या वो जो सॉन्ग है वो आपके कंप्यूटर में है, आपके मोबाइल में है? आंसर इज नो। ये क्लाउड पर है, ये क्लाउड पर है। गाना ऐप ने अपना एक क्लाउड मेंटेन किया है, वहां से सीधा गाना आपके सिस्टम पर चलता है। ओके, उस चीज को बोलते हैं। वो एड्रेस, उसकी बात कर रहे हैं कि क्लाउड पर आप रख सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट, सब वहां सकते हैं, उसकी बात कर रहा है। सच एड्रेस एज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जिसका एड्रेस कौन देगा? सर्विस प्रोवाइडर ही देगा, 100% सर्विस प्रोवाइडर ही दे। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच ऑफिस की, बहुत मजेदार है। ब्रांच ऑफिस, कंपनी की ब्रांच हो सकती है तो इंडिया में हो सकती है, आउटसाइड इंडिया हो सकती है। इंडिया, इनका मतलब इंडिया, आउटसाइड इंडिया यूएस यूके, कहीं भी हो सकते हैं। इट शेल बी डीम टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन इफेक्टेड एट ए ब्रांच ऑफिस आर केप्ट एट दैट ऑफिस। माना जाता है अगर ब्रांच ऑफिस पर रख रही है तो यस, उसने सारे की सारी जो बातें हैं सबसेक्शन की वो फुलफिल कर ली हैं। लेकिन अगर कोई बुक्स आपकी रखी जा रही है आउटसाइड इंडिया, तो क्या होता है? रिटर्न्स बनाकर देनी पड़ती है आउटसाइड इंडिया वाली ब्रांचेस को, और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली क्या बनानी पड़ेगी? इंटरवल पर वो भेजनी पड़ेगी। द समराइज रिटर्न्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए कंपनी, समरी बना दी। केप्ट एंड मेंटेन आउटसाइड इंडिया, अगर रख रही है आउट इंडिया रख रही है तो कोई टेंशन ही नहीं है। आउटसाइड इंडिया रख रही है तो समराइज रिटर्न देगी कहाँ पर? रजिस्टर्ड ऑफिस को। क्वार्टरली इंटरवल, क्वार्टरली इंटरवल कौन से होते हैं? अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, ऐसे ही चलता है, 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल, और बाकी के दो खुद से देख लेना। which shall be kept and maintained at RO of the company and kept open to directors for inspection, ध्यान से, which shall be kept and maintained and registered office, कौन सी? आउटसाइड इंडिया की जो है वो कह रहे हैं कहाँ रखी जानी चाहिए? मेंटेन की जानी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में की जानी चाहिए। यस, पूरी बात समझते हैं दोबारा से। समराइज रिटर्न किसकी आएगी? इंडिया वालों की, इंडिया से बाहर वालों की? इंडिया से बाहर वालों की। कहाँ आएगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कब आएगी? क्वार्टरली बेसिस पर आएगी। तीन बातें हो गई। मेंटेन की जाएगी कहाँ? रजिस्टर्ड ऑफिस में की जाएगी। और ये जो ओपन रहेगी वो किसके लिए रहेगी? ओनली एंड ओनली डायरेक्टर्स, ओनली डायरेक्टर्स कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इस पर चर्चा करेंगे बाद, आज नहीं करेंगे। आज की क्लास केवल यहीं तक करें। इस क्लास को एक बार अच्छे से अपने दिमाग में छपा लेना, अच्छे से एकदम समझ लेना कि क्या है। फिर अपन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्ट इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स। उससे पहले जो आज हम लोगों ने रीड किया है उसको अच्छे से पढ़ के आना, एकदम यहाँ दिमाग में अच्छे से डाल के आना, तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।